हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी में किस तरह की जॉब है, उसका पेपर कितने चरणों में होता है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके अलावा एसएससी जीडी में जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है, कितने सैलरी आपको मिलती है, इसका कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बार वैकेंसी की संख्या कितनी है, ऐसे कई सारे सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं वो हम पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जीडी जो है वो क्या है। जीडी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। और जनरल ड्यूटी में किस तरह की ड्यूटी हो गई, तो एक तरीके से जैसे जो कांस्टेबल हो गए मेरे भाई पारा मिलिट्री फोर्सेस में, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो उसकी अलग वैकेंसी आती है, अलग फॉर्म आते हैं, वो अलग तरीके से उसका सिलेक्शन होता है। यूपी कांस्टेबल की अलग वैकेंसी आती है, अलग फॉर्म आता है, अलग सिलेक्शन होता है। लेकिन जो पारा मिलिट्री फोर्सेस हो गए हमारे, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, आसाम राइफल्स हो गया, तो इनके अंदर में एक तरीके से जो कांस्टेबल की बहाली आएगी वो किससे आएगी, तो वो जीडी से आएगी। पिछली बार इसकी संख्या जो है 50,000 से ऊपर के करीब की वैकेंसी थी, इस बार थोड़ी कम है, वो भी हम बताएंगे कितनी है। अब आप बोलोगे सर आपने सबका नाम लिया लेकिन एक एसएसएफ का नाम नहीं लिया। ये मेरे भाई पिछले कुछ समय के अंदर में इंक्लूड हुआ है जीडी के अंदर में, और सबसे ज़्यादा मारामारी जो है इसी पोस्ट को लेकर है। कारण यहाँ पर यह है क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग मिलती है वो दिल्ली में मिलती है, और यहाँ पर एक तरीके का ये सिक्योरिटी फोर्स है। किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, तो जैसे मंत्री हो गए, नेता लोग हो गए, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है उनके आवास पे या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में पोस्टिंग होने के कारण और मात्र 5 दिन की ड्यूटी होती है मंडे से फ्राइडे, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है वो एसएसएफ की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड पोस्ट की संख्या होती है और उसी में अप्लाई करना होता है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जीडी में कितनी तरह की जो है यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं। बात आती है कि भाई चलो ठीक है हम नौकरी करेंगे तो हमको पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, मतलब पता चले कि बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, हर जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा काफ़ी कम मिले। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो यहाँ पर 30,000 से लेकर लगभग लगभग 60,000 तक जाती है। अब आप बोलेंगे सर 60,000 तक की भी सैलरी जीडी से है, बिल्कुल है, उस समय दरमियान जब आपके प्रमोशंस होते रहते हैं तो वहाँ पर मिलता है। दूसरा, इसकी सैलरी कभी फिक्स नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि हम भी सीआईएसएफ में जॉब कर रहे हैं, अभी सीआईएसएफ में जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल एरिया में कर रहे हैं और आप नक्सली एरिया में कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी मेरे से ज़्यादा होगी। यानी रिस्क फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और उसके आधार पर भी जो सैलरी है वो तय की जाती है। जैसे सीजल में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 3 टियर सिटी के आधार पर जो है वो सैलरी मिलती है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है और एक वहीं पर मेरे भाई मुंबई जैसे महंगे शहर में है, तो मुंबई वाले की सैलरी हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ की महंगाई ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो मेरे भाई निर्धारित किया जाता है। अगर हम बात करें उसके बाद में लेकर कि एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म का क्या निःशुल्क है या कोई चार्ज है, तो एप्लीकेशन का जो फीस है मेरे भाई, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसके लिए 100 रुपये हैं। एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं है। यानी आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, कोई भी मतलब एक तरीके से चार्ज नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने की जो हमारी एक एज लिमिट है वो कितनी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कम से कम इसके लिए अप्लाई करने के लिए 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 23 साल होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं, तो जो आपका डेट है, मतलब कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन इतना एंड लेटर देन इतना। कहने का मतलब आपका जन्म इसके पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आपका जन्म 2007 का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और यदि आपका जन्म इसके पहले का है 2000 का या 2002, मतलब इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसके पहले 2001 के पहले हैं तो आप उसके भी एलिजिबल नहीं है। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में होना मांगता है, ठीक है। क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एससी और एसटी के लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि एक आम नॉर्मल स्टूडेंट जो है, एक नॉर्मल यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो 23 साल तक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक एससी एसटी का स्टूडेंट 23+5 यानी 28 साल तक इस पेपर को दे सकता है, 28 साल के एज तक के लिए वो जा सकता है। ओबीसी के लिए मेरे भाई जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन का मतलब वो लोग जो ऑलरेडी कहीं कहीं पर जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, चलो ठीक बात है, बढ़िया बात है,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये इकलौती भर्ती हो जाती है यहाँ पर जो कि 10वीं लेवल के बाद यानी मैट्रिकुलेशन के बाद में जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये सरकारी नौकरी आपके लिए हो सकती है। ये जो आपका 10वीं जो मैट्रिकुलेशन है वो एक किसी अच्छे रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अरे गहरे मेरे भाई यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा, या तो सीबीएसई से हो या फिर आपके अपने स्टेट जो होते हैं, जैसे बिहार में बीएसएबी हो गया, ठीक है, और काफ़ी अलग अलग स्टेट के भी बोर्ड होते हैं, आप वहाँ से अगर आपने किया है तो उसकी मान्यता मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द कहा गया है कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द requisite एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन declared by the board या इंस्टीट्यूट by the specific date। कहने का मतलब कि फॉर्म भरने के समय तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। पता चले कि आप 9वीं में हैं या 10वीं के पेपर को अभी दे ही रहे हैं और तब आप इसको अप्लाई करें तो वो उसको नहीं माना जाएगा, उसको नल माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई एक इंसेंटिव भी मिलता है, और ये किनको मिलता है तो एनसीसी कैंडिडेट को मिलता है। जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ पर एक एनसीसी का ग्रुप होता है। ठीक है, हम देखते हैं लोग जो है एक तरीके से राइफल वाइफल मतलब अपना जो है वो परेड कर रहे होते हैं ग्राउंड में, तो वो एनसीसी होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लोग एनसीसी में मेरे भाई कार्यरत होते हैं, यदि वो इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको मेरे भाई रिलैक्सेशन भी मिलता है। कितने का मिलता है तो जैसे अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनके पास में तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कुल पेपर 160 नंबर का है, उसका 5% यानी 8 नंबर का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कट ऑफ 120 गई है तो आपके 112 भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो देखो पेपर दो भागों में होता है। एक आपका रिटन हो गया जिसको हम ऑनलाइन पेपर बोलेंगे, और दूसरा हमारा पीटी और पीएसटी हो गया जो कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम रिटन पेपर के बारे में जानते हैं। मैं शब्द तो रिटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये पेपर रिटन नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है मेरे भाई, 1 घंटे का ये ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। और ऑनलाइन मोड में 1 घंटे के पेपर में 20 सवाल आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 20 जो है वो आपके रीजनिंग जीएस के पूछे जाते हैं, 20 आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो कंप्लीट मैथ नहीं आता है, सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब अरिथमेटिक हो गया और मेंसुरेशन हो गया। और 20 सवाल जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के या हिंदी के होते हैं। वो आपके ऊपर में होता है, जब आप पेपर देने जाते हैं आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं या हिंदी पेपर देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में होता है। सवालों की संख्या हमारी 80 हो गई। ठीक है, हर एक सवाल हमारा 2 नंबर का हो गया, तो इसीलिए पूरा पेपर 160 नंबर का हो गया। सीजीएल और सीएचएसएल के जो प्री होते हैं उनमें जनरली हमारे 100 सवाल रहते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 80 सवाल होते हैं। और यहाँ पर जो टाइम मिलता है आपको वो 60 मिनट का समय मिलता है, और 60 मिनट के अंदर में आपको ये पेपर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि नोट देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। हालांकि ऐसा ही नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन ये गलत है। जो नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पर वो 0.25 ना होकर 0.50 यानी आधे नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन में भी जो एसएससी ने दिया है वो गलत दिया है, तो वहाँ पर आप 0.5 मानेंगे ना कि 0.25 मानेंगे। आधे नंबर करते हैं हर एक गलत सवालों के लिए। अब बात करते हैं उसके बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको मेरे भाई 5 किलोमीटर भागना होता है 24 मिनट के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट को भागना होता है 1.6 किलोमीटर इन हमारा कितना मिनट, इन 8.5 मिनट। यहाँ पे अगर आप 1 सेकंड भी ज़्यादा लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब बोलेंगे सर जब ये आपने दिया तो ये क्यों दिया है, तो ये देखो एक स्पेशल रीज़न के लिए है। जैसे लद्दाख रीजन में क्या होता है, वहाँ के लोग इतना फिजिकल जो है वो एक तरीके से इतना भागते नहीं हैं चीज़ों को लेके, तो वहाँ के रीज़न के लिए पर्टिकुलरली 1.6 किलोमीटर का एक टारगेट दिया गया है कि भैया आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर भागना है। अगर हम सीपीओ में बात करें तो मेल को जो है 1600 मीटर भागना होता है, और कितने में, वो भी तो 6.5 मिनट में। तो लद्दाख रीजन वालों के लिए 5 किलोमीटर की रेस ना होकर कितनी हो जाती है, 1.6 किलोमीटर की हो जाती है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 800 मीटर का रेस रहता है 5 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो तो हमारा एंड्योरेंस मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी टेस्ट था कि भैया हम कितना भाग पा रहे हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसा मेरे भाई इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में।
कि हमारा हाइट, हमारा एक तरीके से वेट वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइट को लेकर देखिए जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वही पॉइंट हमने आपके सामने रखा है। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल की हाइट हमारी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की जो हाइट है वो हमारी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे अगर आपकी हाइट कम है तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है चेस्ट को एक्सपैंड करने का। तो देखिए फीमेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन कभी नहीं होता है, किसी भी पोस्ट में नहीं होता है। मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन होता है, यानी आपको अपने सीने को ऐसे एकदम फुलाना होता है, जो कि मेरा भी हुआ था। और जब मैं कस्टम्स में एक्साइज इंस्पेक्टर एज अ सेलेक्ट हुआ तो वहाँ पर भी मेरे भी एक तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड चेस्ट में सेम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वहाँ पर भी मांगा गया था। यानी अगर आपका अनएक्सपेंडेड हो तो कम से कम अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर का सीना हो और एक्सपेंशन मेरे भाई कितने का चाहिए तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का चाहिए। ये वाली बात होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी है यहाँ पे, तो उसमें कुछ अलग अलग जगह के लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी है हाइट में, और वो हमारे यहाँ पर ये है। जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब हो गए हैं, तो उनके लिए अलग, मेल के लिए अलग हाइट और फीमेल के लिए अलग हाइट। फिर उनके लिए कंप्लीट हमारा 170 सेंटीमीटर ना चाह के इतना 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 सेंटीमीटर चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यही सारा बात है। चेस्ट के लिए भी एक्सपेंशन होता है जिस तरीके से हाइट के लिए होता है, और वो भी हमारे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्सपेंशन दिया गया है। तो आप इसे भी मेरे भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो एट द टाइम ऑफ डीएमई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाई। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, तो सबसे पहले आपके मैट्रिकुलेशन का जो पेपर है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि वो आपके एज को प्रूव करेगा, एज को आपको जस्टिफाई करेगा। दूसरी बात, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। डोमिसाइल का मेरे भाई चेक होना बहुत जरूरी है कि आप किस राज्य से आते हैं और वहाँ के वैलिड नागरिक हैं कि नहीं है। यहाँ पे एक एनसीसी का वैलिड सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया है तो वो भी चेक किया जाएगा, फर्जी तो नहीं है, ठीक है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, डीएमई की बात करें, तो वहां पर देखिए डायरेक्टली नोटिफिकेशन में तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का वही होता है जो हमारे सीपीओ के लिए होता है, और वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि जैसे आईसाइट जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, कोई नौकनी नहीं हो, कोई फ्लैट फुट नहीं हो, कोई वेरिकोज वेन नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लिख दी है आपको। तो फाइनली अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 160 नंबर का। उसके बाद में हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि हमें रनिंग करनी है 5 किलोमीटर की। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें हमारा हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप अभी फॉर्म भरेंगे तो आपसे आपको पोस्ट की प्राथमिकता पूछी जाती है कि आप यहाँ पर कौन सा पोस्ट को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कोड है, जैसे बीएसएफ के लिए ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई है, आसाम राइफल के लिए इतना है, और एसएसएफ के लिए एच है। इसको स्पेशल हाईलाइट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मेरे भाई स्पेशल पोस्ट बन जाती है जो कि लोगों में सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो आप उस तरीके से यहाँ पर जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है दोस्त यहाँ पे वो वीएसएफ में आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और यहाँ पर जो है कट ऑफ भी थोड़ी कम जाती है। अगर हम बात करें पिछले साल के कट ऑफ को लेकर, आपके मन में क्या हो रहा होगा कि चलो भाई कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो प्रीवियस कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी, तो स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया। देखो सबसे पहले कट ऑफ का प्रक्रिया क्या होता है, पहले तो हर एक स्टेट का अपना अपना कट ऑफ निकलता है, फिर हर स्टेट के अंदर में अलग अलग फोर्सेस का अपना कट ऑफ निकलता है। जैसे यूपी के अंदर में बीएसएफ का अलग कट ऑफ होगा, सीआईएसएफ का अलग होगा, सीआरपीएफ का अलग होगा, आईटीबीपी का अलग होगा, एसएसबी का अलग होगा। फिर उसके बाद में जैसे बीएसएफ को ही आप पिक कर लीजिए, तो अब ऐसा नहीं है कि बीएसएफ का एक समान कट ऑफ होगा। बीएसएफ में जनरल का अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी एसटी का अलग होगा। फिर उसमें भी अगर आप चले आइए तो जनरल में जैसे बीएसएफ का मान लीजिए कट ऑफ गया तो एक समान नहीं होता है, जनरल एरिया का कट ऑफ अलग जाता है, बॉर्डर एरिया का अलग जाता है। अगर जनरल एरिया का 120 गया तो बॉर्डर एरिया का या नक्सल एरिया का जो है वो 110 या 112 के करीब में रहता है। 8 से 10 नंबर का वेरिएंस जो हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है, और सिर्फ जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से आपका जो है ईडब्ल्यूएस और उसी तरीके से ओबीएस रहता है। यानी आप देख सकते हैं किस चेन में तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है कि पहले स्टेट, फिर उसके बाद यहाँ पोस्ट, फिर उसके बाद कास्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई एरिया के ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए चर्चा में है,
ठीक है, जो कि एसएसएफ है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। देखो पेपर जो था वो 160 नंबर का था, जो रैंक 1 आए थे उनका यहाँ पर 158 नंबर आए थे, 158 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और एसएसएफ की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज़्यादा जाती है क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी कम पोस्ट होते हैं, और यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस के लिए वो 148 है, एससी के लिए मेरे भाई यहाँ पर 139, एसटी के लिए इतना, ईएसएम के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, और जनरल के लिए 149 है मेरे भाई। ये मेल कैटेगरी में है, और उसी तरीके से यहाँ पर ये फीमेल कैटेगरी में है। चलिए तो मेरे भाई उसके बाद हमने एक स्पेशल स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार किया है, और उसके अंदर में हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2023 का हमने पूरा आंकलन किया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट यहाँ पिकअप किया, जैसे देख सकते हैं यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, सभी स्टेट्स में, ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही है, और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, लेकिन मैं एक आइडिया आपको देना चाह रहा था। इस स्टेट्स को पिकअप करने के बाद मैंने इनकी कट ऑफ देखी, और यहाँ पर जो कट ऑफ जो मैक्सिमम है यहाँ पे वो कितनी गई थी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 139 गई थी, बिहार की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 132 गई थी, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी यदि आप इतने नंबर लेकर आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप किसी भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। हरियाणा में यदि आप इतने नंबर लेकर आते हैं तो आपका किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में है, जहां पर स्टार मार्क्स 1 किया गया, इसका मतलब यहां पर उसमें पर्टिकुलरली एक ही पोस्ट था। जैसे राजस्थान में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी उसके लिए मात्र एक ही पोस्ट यहां पर था, और उस पोस्ट के लिए कट ऑफ हमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। तो देखो जॉब प्रोफाइल बहुत ही शानदार होती है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो पोस्टिंग इसमें ऑल ओवर इंडिया मिलता है। ठीक है, आपको अलग अलग हेडक्वार्टर्स में, बॉर्डर एरिया में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेरे भाई काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, जनरली इसकी जो ड्यूटी रहती है वो ग्राउंड ड्यूटी ही रहती है, आपको यहाँ पे फील्ड ड्यूटी ही रहती है। थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, आपको यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेपन्स भी होते हैं, वो भी आपको सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आप हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि निहत्ते आपको दे दिया जाएगा, लो भैया तान के सीना इसे खड़े हो जाओ, कौन आ देगा मार देगा इधर, ऐसे नहीं होगा। पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बॉर्डर की पूरी सिक्योरिटी जो रहेगी वो आपके पास में रहेगी। तो चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कि वन पोस्टिंग वेरी टफ। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे आपको अलग अलग जगह पर पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन उसमें एक पोस्टिंग ऐसी होगी जो आपकी ज़िंदगी की सबसे टफ पोस्टिंग होगी। वहाँ पर आपको हर विपद परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ सकता है, और ये ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कभी अगर आपको मेरे भाई ऐसे क्रिटिकल कंडीशन से पास होना पड़े तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की तो बात करते ही नहीं है, सरकारी नौकरी है तो जॉब सिक्योरिटी तो होगी ही होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, जब तक आप सही हैं आपको कोई नौकरी से आपकी नहीं हटा सकता है। रिस्क टू लाइफ है बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पर भी वेपन्स की बात आ जाती है, फील्ड ड्यूटी की बात आती है, जहाँ पर आप अलग अलग लोगों से डील करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर अलग कंट्री से भी डील करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर तो लाइफ में रिस्क होगा ही होगा। यहाँ पे प्रेस्टिजियस जॉब है, कहने का मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से थोड़ा पावर वाला महसूस होगा, यहाँ पे अच्छा फील होगा। आपके गांव कुनबे के लोग जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे कि लड़का हमारा आर्मी में है, देश की सेवा कर रहा है, तो वो एक अलग से देशभक्ति जागती है मेरे भाई, और उसके लिए अलग से दिल में जो है आप लोगों के लिए एक इमोशंस आता है, एक अलग ही मेरे भाई एक तरीके से रेस्पेक्ट जो है वो झलकती है इस पोस्ट के लिए। तो सैलरी और अलाउंस की बात करते हैं, तो सैलरी अलाउंस में कोई दिक्कत है ही नहीं, बढ़िया सैलरी है यहाँ पे, जो कि हमने शुरू में ही आपको बताया था 30,000 से 60,000 के बीच में, और टाइमली आपको पेमेंट मिल जाता है, घर वाले भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं।